नमस्कार दोस्तों, आज हमने पीडिया की सेकंड क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। हम फर्स्ट क्लास जो है कि पहले पढ़ चुके हैं। आज पीडिया की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि पीडियाट्रिक का इंट्रोडक्शन क्या होता है। काफ़ी गोल्डन की पॉइंट उस क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फटाफट कर दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे क्लास के अंदर। बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। और मैं सबसे पहले हम पीडिया का कोर्स कवर कर रहे हैं। इसके साथ में CHN की क्लासेस भी चल रही है और OBG की क्लासेस भी आपके चल रही है। MSN की क्लासेस भी बहुत जल्दी आपके लिए अवेलेबल करा दी जाएगी। क्लियर है? चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें देखिएगा आप लोग, सबसे पहले आज क्या क्या पढ़ेंगे मैं वो डिस्कस करूँगा। आज हम सबसे पहले देखेंगे एयरवे क्लियरेंस के बारे में देखेंगे, ये हम एयरवे को मेंटेनेंस कैसे करते हैं। और आज हम अबगार स्कोर के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? इन दोनों के बारे में देखेंगे। जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास के बारे में हम अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, व्रेप द बेबी एंड आफ्टर बर्थ क्या क्या मेडिकेशन देते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यकीन मानिएगा कि इस क्लास के बाद आपको पीडिया कहीं और से जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी माय डियर। विश्वास करके इस क्लास को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एयरवे क्लियरेंस के बारे में। एयरवे क्लियरेंस के बारे में इतना सा बताना चाहूँगा कि एयरवे क्लियरेंस का मतलब होता है कि बच्चे को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। उसके लिए रेस्पिरेटरी रूट को क्लियर रखना है ना, रेस्पिरेटरी रूट को क्लियर रखना। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले आफ्टर बर्थ एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है ना। आफ्टर बर्थ एस्पायरेशन के चांस रहते हैं, इसी कारण एयरवे मेंटेन करते हैं, है ना। एयरवे मेंटेन करने का कारण क्या है कि बर्थ के बाद एस्पायरेशन के चांस रहते हैं, इसी कारण एयरवे मेंटेन करते हैं। एयरवे मेंटेन करने के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं? पोजीशन के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में MCQ पूछा गया है। तो हेड लो पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन देते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेड लो पोजीशन देते हैं। कब देते हैं? जब हम एयरवे मेंटेन करते हैं, उस दौरान हम हेड लो पोजीशन बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? हम बात करते हैं एयरवे मेंटेन करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, क्या प्रोसीजर हमें परफॉर्म करना पड़ेगा एयरवे क्लियर करने के लिए। तो एयरवे क्लियर करने के लिए हमें सक्शन का मेथड उपयोग में लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सक्शन मेथड उपयोग में लेना पड़ेगा, है ना। सक्शन मेथड उपयोग में लेने के लिए सबसे पहले हम सक्शन कहाँ से करेंगे? माउथ से करेंगे कि नोज से करेंगे? इस चीज़ से रिलेटेड एम्स में और DSSB के अंदर 2 बार MCQ पूछा गया है। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है माय डियर कि सबसे पहले सक्शन हम माउथ का करेंगे। किसका करेंगे? सबसे पहले माउथ का सक्शन करेंगे, उसके बाद नोज का करेंगे, है ना। सबसे पहले सक्शन माउथ का करेंगे, उसके बाद नोज का करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये एम्स और DSSB के अंदर 2 बार पूछा गया है माय डियर। मैंने यहाँ पे डिटेल सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से और एक लाइक और शेयर करने से हमें काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए काफ़ी क्लासेस हम अपलोड कर रहे हैं। चलिए सक्शन प्रेशर की बात करते हैं कि हम जो सक्शन का प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। तो सक्शन करने से पहले मशीन के अंदर प्रेशर डिसाइड करेंगे, और प्रेशर जो है कि एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। ये न्यूबॉर्न में अलग होगा, चाइल्ड में अलग होगा और एडल्ट के अंदर अलग होगा। मैंने यहाँ पे सभी का मेंशन किया है। अगर हम न्यूबॉर्न की बात करें तो न्यूबॉर्न के अंदर होगा 60/80 mm ऑफ Hg। कितना होगा? 60/80 mm ऑफ Hg न्यूबॉर्न के अंदर देखा जाएगा। वहीं पे चाइल्ड की बात करें, अगर हम चाइल्ड की बात करें वहीं पे, तो चाइल्ड में जो है कि प्रेशर कितना होगा? 80/100 का प्रेशर होगा। चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड के अंदर 80/100 का प्रेशर होगा। वहीं पे अगर हम एडल्ट की बात करें तो उसका प्रेशर होगा, तो एडल्ट में जो है कि प्रेशर कितना होगा? 100/120 का प्रेशर होगा। कितना होगा? 100/120 का प्रेशर होगा, है ना। अब हम बात करेंगे सक्शन कैथेटर साइज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अब हम बात करेंगे सक्शन कैथेटर साइज की। सक्शन कैथेटर साइज जो है कि सबके लिए अलग अलग होता है, तो हम यहाँ पे सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए सक्शन कैथेटर के बारे में देखते हैं। सक्शन कैथेटर के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे न्यूबॉर्न के अंदर। सबसे पहले हम किसके अंदर देखेंगे? न्यूबॉर्न के अंदर देखेंगे। न्यूबॉर्न के अंदर कितना होना चाहिए? न्यूबॉर्न के अंदर जो है कि 8 से 10 फ्रेंच होना चाहिए। अगर हम चिल्ड्रंस के बारे में देखें, अगर हम चिल्ड्रंस के अंदर देखें तो इसमें 10 से 12 फ्रेंच होना चाहिए।
है ना। वहीं पे अगर हम एडल्ट की बात करें, तो ये जो है कि एडल्ट के अंदर 12 से 14 फ्रेंच होना चाहिए। कितना होना चाहिए एडल्ट में? 12 से 14 फ्रेंच होना चाहिए। क्लियर है। हम सक्शन ड्यूरेशन की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहां से एम्स के अंदर, और पिछली बार जो CHO का पेपर हुआ था उसके अंदर भी ये यूपी CHO में पूछा गया है MCQ कि सक्शन ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो सक्शन ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओनली 10 सेकंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये MCQ जो है कि एम्स के अंदर पूछा गया था, है ना। अब मैंने कुछ नोट लगा के इंपॉर्टेंट गोल्डन की पॉइंट लिखे हैं जिनको आपको रिमेंबर करने की आवश्यकता है। मैंने जो अभी आपको जो बता रहा हूँ, ऐसी की ऐसी लैंग्वेज अपने किताब में छाप देना आप, है ना, अपनी कॉपी में ऐसी की ऐसी लैंग्वेज छाप देना, जिससे क्या होगा आपको ये चीजें रिमेंबर करने में आसानी रहेगी, है ना। चलिए नोट नंबर फर्स्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सक्शन स्टार्ट करने से पहले और सक्शन करने के बाद, सक्शन स्टार्ट करने से पहले और सक्शन करने के बाद, यानी सक्शन जस्ट खत्म होने के बाद ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया को प्रिवेंट कराने के लिए, हाइपोक्सिया ना हो, हाइपोक्सिया जैसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए सक्शन करने से पहले और सक्शन करने के बाद हमें क्या करना होगा? ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी होगी। क्लियर है। ड्यूरिंग सक्शन, सक्शन के दौरान हम बात करते हैं तो ड्यूरिंग सक्शन कैथेटर इन दी ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू एग्जाम में पहले पूछा गया है कि सक्शन करने से मतलब ड्यूरिंग सक्शन जब हम सक्शन कैथेटर अंदर डाल रहे हैं, सक्शन कैथेटर सक्शन करने से पहले जब सक्शन कैथेटर हम अंदर डाल रहे हैं, इंसर्शन कर रहे हैं, तो मशीन क्या होनी चाहिए? ऑफ होनी चाहिए। लेकिन जब हम सक्शन करने के बाद वो कैथेटर जब निकालते हैं, जब कैथेटर रिमूव करते हैं, तो उस दौरान जो है कि मशीन ऑन होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए मशीन? उस दौरान ऑन होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा। यदि यहां पे एक चीज देखिएगा, यदि रेस्पिरेशन नोट स्टार्ट, यदि रेस्पिरेशन आफ्टर सक्शनिंग, ये पॉइंट भूल गए थे हम, आफ्टर सक्शनिंग प्रोवाइड टेक्टाइल स्टिमुलेशन। क्यों देंगे हम सक्शन करने के बाद टेक्टाइल स्टिमुलेशन क्यों देंगे? टू इनिशिएट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को इनिशिएट करने के लिए सक्शन करने के बाद हम हमेशा टेक्टाइल स्टिमुलेशन देंगे टू इनिशिएट रेस्पिरेशन। क्लियर है। यदि रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं होती है, इफ रेस्पिरेशन नॉट स्टार्टेड आफ्टर कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, तो इस चीज को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इस स्थिति को? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, है ना। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के 3 क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के 3 क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, है ना। हम एक एक को यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम नेजल फ्लेयरिंग के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? नेजल फ्लेयरिंग के बारे में। नेजल फ्लेयरिंग क्या होता है? इसके अंदर वाइडनिंग ऑफ नोस्ट्रिल्स, जो आगे के नोस्ट्रिल्स होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं इंस्पायरेशन के दौरान, है ना। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को पढ़ रहे हैं हम। इसके 3 क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है नेजल फ्लेयरिंग, और इसमें देखिएगा जो नंबर 2 होगा इसमें वो कौन सा होगा? चेस्ट रिट्रैक्शन, और नंबर 3 होगा ग्रंटिंग, है ना। नंबर 1 हमने देख लिया है कि नेजल फ्लेयरिंग, नंबर 2 होगा इसमें चेस्ट रिट्रैक्शन, और नंबर 3 होगा वो होगा ग्रंटिंग। अब चेस्ट डिस्ट्रक्शन के बारे में देखिए आप कि अपोजिट मूवमेंट ऑफ स्टर्नम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन जब हम सांस लेते हैं उस दौरान क्या होगा कि जो स्टर्नम का होगा वो अपोजिट मूवमेंट होगा। क्लियर है। अगर हम ग्रंटिंग की बात करें, यहाँ पे ग्रंटिंग की बात करें तो इसमें क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। जब हम सांस छोड़ते हैं उस दौरान क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे अबगार स्कोर के बारे में। अबगार स्कोर क्या होता है के बारे में देखते हैं हम। अबगार स्कोर क्या होता है? अबगार स्कोर की फुल फॉर्म होती है, देखिए यहाँ पे इसकी शॉर्ट की लिखी हुई है अपगार। अपगार में एक इसके संबंधित है अपीयरेंस, बोले तो स्किन कलर कैसा है, पल्स कैसी है, और ग्रीमियांस, है ना। ग्रीमियांस बोले तो रिफ्लेक्स, और ए से एक्टिविटी और आर से रेस्पिरेशन, है ना। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए आप, अबगार स्कोर जो है इसमें हम स्किन कलर देखते हैं, पल्स देखते हैं, ग्रीमी मतलब रिफ्लेक्स देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं। ये सभी चीज़ें देखने का मकसद ये है कि बच्चा अगर इसका स्कोर अच्छा आता है
तो बच्चा हेल्दी है कि नहीं है ना। सबसे पहले देखिए अबगार स्कोर किसके द्वारा दिया गया था, ये वर्जीनिया अबगार के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1952 के अंदर दिया गया था, है ना। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम भी इसी दौरान आया था, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम भी इसी दौरान आया था। क्लियर है। तो अबगार स्कोर जो है कि वर्जीनिया अबगार के द्वारा दिया गया था, 1952 के अंदर दिया गया था। वर्जीनिया अबगार क्या थी, एक अमेरिकन एनेस्थेलॉजिस्ट थी। क्या थी, अमेरिकन एनेस्थेलॉजिस्ट थी। क्लियर है। अब हम अबगार स्कोर के चार्ट को देखेंगे और इसके स्कोरिंग को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, इसमें क्या है, इसमें जो है कि इंडिकेटर बोले तो मैंने आपको बताया अबगार स्कोर। ये देखिए अबगार स्कोर, है ना। अबगार स्कोर में ए किससे संबंधित है, अपीयरेंस से, पी संबंधित है पल्स से, जी संबंधित से रिफ्लेक्स से, और ए किससे संबंधित एक्टिविटी से, और आर संबंधित है रेस्पिरेशन से, है ना। यहाँ पे मैं 0 पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 0 पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 पॉइंट लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लिख देता हूँ। क्लियर है। चलिए अब बच्चा जो है, अब सबसे पहले हम अपीयरेंस बोले तो स्किन कलर की बात करेंगे। हमने बच्चे को देखा कि बच्चे की स्किन कलर कैसी है, पेल, मतलब पेल ब्लू है। पेल ब्लू है तो उसको हम 0 नंबर देंगे। पेल ब्लू है तो हम उसको कैसे देंगे, 0 नंबर देंगे, है ना। अगर पिंक बॉडी और ब्लू एक्सट्रीमिटीज है, अगर बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटी ब्लू है तो उसको हम कैसा देंगे, पॉइंट नंबर 1 देंगे, है ना। अगर पूरी बॉडी जो है कि पिंक है, अगर पूरी बॉडी जो है कि पिंक है तो हम बच्चे को 2 पॉइंट देंगे। कितना पॉइंट देंगे, 2 पॉइंट देंगे, है ना। वहीं पे अगर हम पल्स की बात करें, अगर पल्स बिल्कुल एब्सेंट है तो हम बच्चे को 0 नंबर देंगे, है ना। अगर पल्स जो है कि बिलो 100 है, अगर पल्स बिलो 100 है तो इसको 1 पॉइंट देंगे, और पल्स जो है कि 100 से ज़्यादा है तो इसमें 2 पॉइंट देंगे हम, है ना। अगर हम बात करें बच्चा रिफ्लेक्स की, जी से बच्चा रिफ्लेक्स कर रहा है, हल्का फुल्का, बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही फ्लॉपी है, बिल्कुल ही रिफ्लेक्स नहीं कर रहा है तो उसको हम 0 नंबर देंगे। अगर थोड़ा बहुत मिनिमम रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स कर रहा है तो उसको हम 1 नंबर देंगे। अगर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कर रहा है, प्रोप टू रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, हाथ लगाते ही बच्चा स्टिमुलेट कर देता है तो उसको क्या हम 2 नंबर देंगे। क्लियर है। हम बात करते हैं एक्टिविटी की। एक्टिविटी पूरी तरीके से एब्सेंट है तो 0 नंबर देंगे। अगर थोड़ी बहुत आर्म वगैरह फ्लेक्स्ड कर रहा है तो उसको 2 नंबर देंगे। एक्टिविटी अच्छी परफॉर्म कर रहा है तो उसको 3 नंबर देंगे, है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। अगर रेस्पिरेशन बिल्कुल ही एब्सेंट है तो उसको 0 नंबर देंगे। अगर स्लो और इरेगुलर है तो इसको 1 नंबर देंगे। और वर्गोरस यानी कि बहुत अच्छी कंडीशन में, वेल रेस्पिरेशन कंडीशन, इसको 2 नंबर देंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं अबगार स्कोर के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन की पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अबगार स्कोर जो हमने अभी देखा रेस्पिरेशन वगैरह, तो ये देखिए अबगार स्कोर जो है कि बर्थ के 1 मिनट के बाद इस्तेमाल में लेते हैं। अबगार स्कोर को हम कब चेक करते हैं, अबगार स्कोर को बर्थ के 1 मिनट के बाद चेक किया जाता है। क्लियर है। यदि अबगार स्कोर सही है, सभी पॉइंट 3-3, 2-2 आ रहे हैं और अबगार स्कोर सही है, रेस्पिरेशन सही है, उसका बॉडी कलर सही है, रिफ्लेक्स सही है, एक्टिविटी सही है, यह सब सही है, इसका मतलब क्या है कि बेबी कंडीशन वेल एंड गुड है। कैसी है बेबी कंडीशन, वेल एंड गुड है ना। तो अगर बेबी की कंडीशन वेल एंड गुड है तो अपन क्या करेंगे, उसका इम्यूनाइजेशन वगैरह कर देंगे, रूटीन केयर दे देंगे बच्चे को, है ना। और रूटीन केयर देंगे। इसके बाद अबगार स्कोर जो है कि हम कब चेक करेंगे, रिज्यूम, यानी कि दोबारा से चेक करेंगे 5 मिनट के बाद। 1 मिनट के बाद चेक कर लिया, सब नॉर्मल है, फिर 5 मिनट के बाद चेक कर लो। यदि अबगार स्कोर 5 मिनट के बाद अपन ने चेक किया और एबनॉर्मल आता है तो उस दौरान अपन क्या करेंगे, 10 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे, है ना। 10 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे, है ना। अबगार स्कोर की जो मिनिमम मार्किंग होती है वो कौन सी होती है, 0। देखो पल्स बिल्कुल एब्सेंट है तो वहां पे अपन ने क्या दिया था, 0 दिया था। अब एब्सेंट के बाद तो और कुछ नहीं हो सकता, 0 से बाद तो और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मिनिमम एक्सेस 0 आएगा और मैक्सिमम जो है कि 10 हो सकता है। मान लो उसका रेस्पिरेशन बहुत अच्छा है, 2 नंबर दे दिए। मान लो उसकी रिफ्लेक्स अच्छा है, 2 नंबर दिए, कुछ टोटल 4 हो गए। ऐसे अगर सब कुछ अच्छा है तो मैक्सिमम वहां पे 10 आ जाएंगे, है ना। क्लियर है। आगे देखिएगा, यदि
अबगार स्कोर, मैं एक अबगार स्कोर के बारे में, इसकी मार्किंग के बारे में एक बार आपको समझा देता हूँ। मान लिया जाए यहाँ पे, मान लिया जाए बच्चे की कंडीशन ले रहे हैं अपन, है ना, उसका अपीयरेंस की अपन ने बात की, और अपीयरेंस जो है कि वेल एंड गुड आ रहा है, अच्छा पिंक आ रहा है, तो अपन ने यहाँ पे 2 नंबर दे दिए, है ना। हमने देखा उसकी पल्स रेट, उसकी पल्स रेट देखी हमने कि वेल एंड गुड आ रही है, तो यहाँ पे भी अपन ने 2 नंबर दे दिए, है ना। उसकी एक्टिविटी देखी अपन ने, एक्टिविटी भी वेल एंड गुड आ रही है, तो अपन ने यहाँ पे 2 नंबर इसके दे दिए, है ना। उसके यहाँ पे अपन ने रिफ्लेक्स देखा था, यहाँ पे हम एक्टिविटी देखेंगे, ये भी वेल एंड गुड है, तो यहाँ पे भी 2 नंबर दे देंगे, है ना। अगर एस्पिरेशन देखा हो तो ये भी वेल एंड गुड है, तो 2 नंबर दे देंगे। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10। तो इसमें मैक्सिमम स्कोर कितना होना चाहिए, 10 हो जाएगा, और अगर मिनिमम की बात करें तो वो 0 रहेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। अब अपन इसके स्कोरिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ से प्रायोरिटी ऑफ बेस्ट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि यदि स्कोर कितना आ रहा है, 0 से 3 के बीच में आ रहा है, यानी कि सीवियर डिप्रेशन की स्थिति है। कैसी स्थिति है बेबी की, सीवियर डिप्रेशन की स्थिति है, और इस दौरान बेबी को जो है क्या है कि रिससिटेशन बोले तो सीपीआर देने की आवश्यकता है, रिससिटेशन बोले तो सीपीआर देने की आवश्यकता है। लेकिन वहीं पे अगर स्कोर 4 से 6 आता है, वहीं पे यदि स्कोर 4 से 6 आता है, इसको बोलेंगे हम माइल्ड डिप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, माइल्ड डिप्रेशन बोलेंगे। और इसमें जो है कि ऑटोथेरेपी रूटीन केयर के साथ में ऑटोथेरेपी देने की आवश्यकता है। लेकिन वहीं पे यदि स्कोर 7 से 10 आता है, यदि वहीं पे स्कोर 7 से 10 आता है, इसका मतलब क्या है कि कंडीशन वेल एंड गुड है, नो डिप्रेशन, कोई डिप्रेशन नहीं है, तो यहाँ पे बेबी को नॉर्मल केयर प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच। तीसरी क्लास जो है कि बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, मतलब सुबह और शाम ओबीजी पीडिया सीएचएन। सबसे पहले ये सिलेबस कवर किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी सबकी। सारे कोर्स जो है कि विद इन वन मंथ के अंदर सारा कोर्स अपलोड कर दिया जाएगा। बस आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि क्या है कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।